ना कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड, ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन। चूँकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है। एक लोकल वर्कर से राज्यसभा तक का सफ़र, आप जब पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको सबसे चैलेंजिंग फेस कौन सा लगता है आपकी लाइफ का? जिस समय मैंने राजनीति में कदम रखा था, उस समय महिलाओं का निकलना काफ़ी कठिन था। अच्छा, आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस की लाइफ में? राजनीति की, लेकिन मैं किसी भी चकाचौंध से आकर्षित नहीं हुई। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मूवमेंट आया जब आपको लगा कि मैं शायद पॉलिटिक्स के लिए बनी नहीं हूँ, पॉलिटिक्स मेरे लिए है ही नहीं? एक बार आया था ज़रूर, मैं बहुत नर्वस हो गई थी। आपके लिए सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? मेरे अंदर जो जुनून था, मेरे अंदर जो उत्साह था और मेरे अंदर जो जज़्बा था। किस्मत कितना बड़ा रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में? कभी कभी किस्मत भी काम देती, लेकिन अगर हम कर्म नहीं करेंगे। कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है एक मेल पॉलिटिशियन की अपेक्षा पॉलिटिक्स में? बहुत अंतर है, मेल और फीमेल में काफ़ी अंतर है। जिस मुकाम पे आज आप हैं, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए लीडरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए कि ना, क्योंकि अब एक तो अपने अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प होना चाहिए। अच्छा, राज्यसभा का पहला दिन आपका कैसा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। अच्छा, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, जो हमारी यूथ इस पॉडकास्ट को देख रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या कोई सा भी जो करियर उन्हें चूज़ करा हो, वो कैसे उस करियर में अपना बेस्ट दे पाए। जनरली मॉर्निंग के टाइम हमारे घर की लेडीज़ खाना बनाने में और किचन में इन्वॉल्व रहती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी लेडी जिनका खाना बनाते समय एक कॉल आता है, उस कॉल से उनका करियर में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। वो एक कॉल से किचन से उनकी पहुंच संसद तक हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय रिस्पेक्टेड माया नरोलिया जी की, जो हमारी मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं और साथ में राज्यसभा सांसद भी हैं। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? सबसे पहले धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए, क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है, उसके बाद भी पॉडकास्ट के लिए टाइम निकालने के लिए। पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। ना कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड, ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, बट फिर भी पॉलिटिक्स में आप जिस मुकाम पे हैं आज, उस मुकाम पे आने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही हार्डवर्क लगता है और बहुत सारे पॉलिटिशियंस का सपना होता है उस मुकाम को अचीव करने के लिए। तो प्लीज़ आपकी जर्नी शेयर करिए और क्या स्ट्रेटजीज रही, क्या माइंडसेट था आपका? बिल्कुल सही बात है। चूँकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में कोई राजनीतिक विरासत में या राजनीतिक दायित्व पर कोई भी नहीं रहा। लेकिन शुरू से मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसा कोई काम करूं, ऐसा कोई सोशल वर्क करूं जो राजनीति से भी जुड़ा हुआ हो और सोशल वर्क के माध्यम से मेरी राजनीति में जाने की इच्छा हुई। और निश्चित रूप से जिस समय मैंने राजनीति में कदम रखा था, उस समय महिलाओं का निकलना काफ़ी कठिन था और महिलाओं के निकलने पे थोड़ी पाबंदी भी रहती थी। लोग हर प्रकार की बातें भी करते थे। लेकिन चूँकि जब मैं शादी होकर अपने ससुराल गई, तो मेरे यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव थे। तो हमारी ग्राम पंचायत गोरा थी, तो वहाँ पर कुछ वार्डों में ऐसा आरक्षण था कि महिला को भी पंच बनाया जाएगा। तो वहाँ पर बोला गया कि अपन पढ़ी लिखी बहू आई है, तो अपन इनको एक पंच बना देते हैं। तो जब मेरे पतिदेव विक्रम सिंह नारोलिया जी ने मुझसे कहा कि तुम पंच का ये फॉर्म भर दो, तो मैंने कहा क्या करना पड़ेगा इसमें? तो बोले बस फॉर्म भर दो, जब इच्छा हो तो मीटिंग में चले जाना और नहीं तो पंच रहोगी, ग्राम पंचायत की बैठकों में आना जाना, ये काम करना। तो फिर मैंने उनको एक बात कही कि मैं फॉर्म तो भर दूंगी, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में कोई काम करना है तो मैं बैठकों में भी जाऊंगी और चूँकि मैं एक महिला हूँ तो महिलाओं के लिए मैं बात भी रखूंगी। तो आपको मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। अगर राजनीति में मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो निश्चित रूप से फिर ये कदम पीछे नहीं हटेगा। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं, बिल्कुल मीटिंग में भी जाइए, अपनी बात भी रखिए। और अच्छी बात है कि पंच बनकर जब आप ग्राम पंचायतों की बैठकों में जाएंगी या किसी कार्यक्रम में जाएंगी, तो एक माहौल भी लगेगा कि कोई पंच महिला है, लेकिन वो सक्रियता के साथ आती है। तो मैं जब ग्राम पंचायत की पंच बनी, मैं निर्विरोध चुनाव जीत गई थी ग्राम पंचायत पंच का, तो मैं बैठकों में जाती थी। और बैठकों में जाके मेरे मन में शुरू से ये भावना थी कि महिलाओं के लिए कुछ किया जाए। तो मैं महिलाओं
की बात रखती थी कि महिलाओं को भी जनप्रतिनिधि के रूप में पद मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, महिला आगे आए। चूँकि महिला एक ऐसा व्यक्तित्व है जो दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। महिला बहुत अच्छे से अपना घर भी चलाती हैं और अगर उनको प्रशासनिक, राजनीतिक या किसी क्षेत्र की जवाबदारी दी जाती है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करती हैं। तो मीटिंगों के माध्यम से मैं महिलाओं की बातों को रखती थी, उनके प्रस्ताव भी लिखवाती थी कि आगे आने वाले समय में हम महिलाओं की सक्रियता और भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। उस समय बहुत खुले रूप से महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। जब हम महिलाओं से कहते थे तो वो कहती थी राजनीति कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो बड़ी हीन भावना से देखा जाता था। लेकिन जब मैंने सबसे कहा कि राजनीति हमको कोई पद दायित्व के लिए या पैसा कमाने के लिए नहीं करना, हमको समाज सेवा के लिए करना, हम राजनीति के माध्यम से समाज सेवा में कितना अच्छा कर पाएँ, क्योंकि शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य के प्रति भी चिंता करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा एक परिवार का कोई भी व्यक्ति शिक्षित होगा तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। ये सब चीज़ें मेरे मन में शुरू से थी। पढ़ाई के समय जब मैं पढ़ती थी तब भी मेरे मन में था कि अगर कुछ ऐसा काम मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन माता पिता ने पढ़ाई के बाद शादी कर दी, तो फिर दिमाग में यही था कि परिवार को चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना, घर की जिम्मेदारी। लेकिन मेरे पतिदेव बहुत खुले विचार के थे। वो खुद शासकीय सेवा में थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। और मेरे मन में ये था कि अगर मैंने एक कदम आगे रख दिया है तो धीरे धीरे ये कदम मेरा आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से जिस प्रकार मेरा संकल्प था उस संकल्प में मुझे कहीं ना कहीं सफलता मिली। एक लोकल वर्कर से राज्यसभा तक का सफ़र, आप जब पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको सबसे चैलेंजिंग फेस कौन सा लगता है आपकी लाइफ का? मेरी लाइफ में मैंने बहुत सी चीज़ें फेस की हैं। चूँकि जब मैंने कदम रखा तो मुझे परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन तो करना था। तो परिवार की जिम्मेदारी भी मेरी बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से स्ट्रांग नहीं थी हम लोग, क्योंकि मेरे पतिदेव एक शासकीय शिक्षक थे। उस समय तनख्वाह भी बहुत कम मिलती थी। मेरे 4 बच्चे थे तो उनको पढ़ाने लिखाने की जवाबदारी भी रहती थी। तो फिर मैंने एक छोटा सा बिजनेस चालू किया कपड़ों का। मैं कपड़े, साड़ी और रेडीमेड कपड़े लाती थी बैरागढ़ से, और फिर उनको मैं अपने घर से ही, चूँकि मुझे कहीं शॉप आप नहीं, मैंने अपने घर से ही बेचना चालू किया। तो निश्चित रूप से मुझे थोड़ी थोड़ी उसमें आर्थिक मदद मिली जितना मेरा समय मिलता था। फिर मैंने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब भी किया, वराइट करियर स्कूल, पब्लिक स्कूल था हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। वहाँ भी मैंने बहुत कम पैसों में जॉब किया, क्योंकि मुझे उस समय आवश्यकता थी पैसों की, तो मैंने वो काम भी किया। फिर धीरे धीरे मैंने हमारा विद्या भारती का एक सरस्वती शिशु स्कूल हमारे RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, फिर वहाँ से मुझे आचार्य जी ने बोला कि दीदी आप सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाइए, लेकिन हम आपको किसी प्रकार की तनख्वाह नहीं देंगे। तो मैंने कहा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, चूँकि वो संस्था, वो स्कूल है, उसमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। और मैं बच्चों को वो संस्कार देना चाहती थी कि जिससे हम हमारे भविष्य की जो कल्पना करते हैं वैसा भविष्य गढ़कर सामने आए। तो मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाना प्रारंभ किया। मैं निःशुल्क वहाँ पढ़ाती थी। फिर धीरे धीरे मेरे बच्चे भी सब बड़े हो गए, पढ़े लिख कर सब अपने अपने स्थान पर चले गए। उस समय में जब मैं वहाँ पर पढ़ाती थी तो मैं जितनी महिलाएं अपने बच्चों को लेने आती थी या बहनें लेने आती थी तो मैं उनको मोटिवेट करती थी कि आप लोग भी गृहिणी तो रही है, लेकिन गृहिणी के साथ साथ भी छोटा मोटा कुछ भी काम करिए। घर में कपड़े का काम, ज्वेलरी का काम, बड़ी पापड़ अचार का काम, ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे। क्योंकि मेरे यहाँ एक सेंटर भी चलता था, सिलाई कढ़ाई बुनाई का हम लोग सिखाते थे। तो मैंने टीचर रखे थे कि वो सिखाएंगे, मैं डिप्लोमा भी देती थी उनको। तो ऐसे धीरे धीरे करके उनको महिलाओं को जोड़ने का काम किया। फिर इसके बाद मैं विद्यालय फिर मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे राजनीति में महिला मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बना दिया गया होशंगाबाद नगर का। तो मैंने काफ़ी मना किया कि मैं किसी पद पर नहीं जाना चाहती। मेरी शुरू से भारतीय जनता पार्टी के तरफ मेरा शुरू से समर्थन रहा, और भारतीय जनता पार्टी
को मैं इसलिए भी पसंद करती थी कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब मैं कविताएं सुनती थी, उनके भाषण सुनती थी, तो उससे मैं बहुत प्रभावित रहती थी। तो मैंने कहा मुझे दायित्व नहीं चाहिए, अगर दायित्व आपने कुछ दे दिया तो मैं जो अन्य दूसरे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है कि मैं कुछ ना कुछ हासिल करूँ। तो अगर मैं दायित्व मुझे कुछ मिल गया तो मुझे उस दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करना पड़ेगा, अन्य किसी काम को नहीं कर पाऊँगी। तो उस समय मुझे महिला मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बना दिया। काफ़ी पुरानी बात है, 2000 में। तो उस समय जब मैं महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष बनी तो फिर कुछ समय बाद मुझे सरस्वती शिशु मंदिर छोड़ना पड़ा कि आचार्य जी से मैंने बोला कि मैं दोहरी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी के साथ नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे विद्यालय बहुत मेरे मन में तकलीफ़ भी है, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ रहा। सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने 2 वर्ष निःशुल्क शिक्षा दी। वहाँ बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती थी और हम लोग ये सिखाते थे कि बच्चे अगर स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो उनको जूते चप्पल कहाँ उतारना है, उनको आते से प्रणाम शब्द, गुड मॉर्निंग और ये शब्द का उपयोग नहीं करना है। उनको प्रणाम शब्द, दीदी प्रणाम, आचार्य जी प्रणाम करके ये करना है। कहाँ उनका अवस्था उनको रखना है, किस प्रकार उनको टाट पट्टी पर अपने लाइन में बैठना है। इसके बाद प्रार्थना में उनको किस प्रकार खड़े होना है। जब वो भोजन करेंगे तो हाथ धोकर उनको सबसे पहले भोजन मंत्र बोलना है। तो वो एक साथ भोजन मंत्र के बाद फिर भोजन करेंगे। फिर जब उनकी छुट्टी होगी तो अपने लाइन से वो अपने जूते चप्पल पहनकर अपने घर जाएंगे। घर जाने के बाद बच्चे आते स्कूल से इधर बैग फेंका, इधर जूते फेंके, इधर मोजे फेंके, ऐसा कुछ नहीं। वो व्यवस्थित अपना बैग रखेंगे, अपने जूते चप्पल लाइन से रखेंगे। वो सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते थे। तो निश्चित रूप से वहाँ मुझे बहुत सुखद अनुभूति होती थी कि मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ। लेकिन कुछ समय जब बाद मुझे 2 साल बाद जब वो स्कूल छोड़ना पड़ा और मैंने फिर महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का दायित्व संभाला, उस समय महिलाएं मिलती नहीं थीं। जिससे भी कहो कि तुम हमारी सदस्य बन जाओ भारतीय जनता पार्टी को, हमारे साथ रहो, तो वो एक ही कहती थी हमारे पास समय नहीं है और आप हमें क्या दोगी, अगर हम बन भी जाएंगे तो हाँ आप हमें क्या दोगी। तो हम उनसे एक ही शब्द कहते थे कि हम दे तो कुछ नहीं सकते, लेकिन हम आपको इतना लायक बना देंगे कि आप दूसरों को कुछ दे सकती हो, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनो। मैंने घूम घूम कर 33 वार्ड थे होशंगाबाद नगर में, 33 वार्डों में मैं स्वयं अकेली जाती थी। कभी मैं पैदल जाती थी, कभी साइकिल से जाती थी, कभी मेरे घर परिवार के लोग मुझे छोड़ देते थे दूर कहीं, फिर मैं पूरे मोहल्ले में घूमती थी और कम से कम मैं 15 से 20 घर में 10-10, 15, 20-20 मिनट बैठकर उनके दिमाग में ये बात करती थी कि ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बहुत आगे आने वाली है, इसलिए आप इसका सदस्य बनिए। तो उस समय 2 रुपये में सदस्य बनाए जाते थे, तो मैं उनसे 2 रुपये लेती थी और सदस्य रसीद काट के बनाती थी और शाम को वो मंडल अध्यक्ष हमारे थे, उनको पास में वो पैसे जमा कर दे। इस प्रकार पूरे नगर के अंदर मैंने 33 वार्डों में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या खड़ी कर ली थी। इस प्रकार से काम किया। उसमें राजनीतिक तौर पर भी मैंने अपना बैकग्राउंड मजबूत करने का काम किया, अपनी पार्टी को भी मजबूत करने का काम किया और मैं स्वयं भी मतलब अपने घर का जो मेरा बाकी का समय होता था उस समय में मैं अपना ये काम पूरी तरीके से करती थी। महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रहते हुए फिर मंडी के चुनाव आए, तो मैं चूँकि एक किसान भी हूँ और मंडी का चुनाव वो ही लड़ सकता है जो किसान हो। उसमें सिंबल नहीं रहता है लेकिन समर्थन रहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी से है और ये वो है। तो मंडी के जब चुनाव आए तो मेरा वार्ड महिला था, तो दादा मधुकर राव हरणे जी थे भाजपा के जिला अध्यक्ष, पूर्व मंत्री। तो उन्होंने कहा कि माया तुमको मंडी का चुनाव लड़ना है, तो मैंने मना कर दिया कि मुझे ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति नहीं करना है, मुझे शहरी क्षेत्र की ही राजनीति करना है, इसलिए मैं मंडी का चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो फिर उन्होंने मुझसे एक शब्द बोले कि इसमें किसान महिला ही चुनाव लड़ सकती है। तो उस वार्ड में उस वार्ड में आते थे 24 गांव, तो उसमें मेरा मायका ससुराल सभी गांव आते थे। तो उस गांव में अपने भाजपा से समर्थित कोई महिला किसान नहीं है, इसलिए तुमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। फिर मैंने फॉर्म भर दिया चुनाव का। जिस दिन आखिरी डेट थी
उस दिन मुझे सिम्बाल मिलने वाला था। चूँकि ये पार्टी लेवल पर का चुनाव नहीं था, तो जब सिम्बाल लेने के लिए हम लोग गए तो उस समय मालूम पड़ा कि सभी ने फॉर्म उठा लिए और मैं निर्विरोध वो मंडी का चुनाव जीत गई। इसके बाद मंडी का चुनाव जब मैं जीती तो मैं किसानों की बात भी रखती थी कि किसानों को किस प्रकार हम उनकी उपज का दाम कैसे बेचे, वो किस प्रकार से उनको जैविक खादों का, ये सब चीज़ों का मतलब शुरू से ये रहा खेती करते करते। और मैं अपने खेतों में भी जाती थी। फिर अगला चुनाव आया नगर पालिका का, तो मुझे पार्षद का टिकट मिल गया था। चूँकि मैं जहाँ रहती थी मेरा वार्ड SC वार्ड था, वार्ड 18 अनुसूचित जाति, तो वहाँ से मैं चुनाव नहीं लड़ सकती थी। लेकिन मेरी पार्टी की और मेरे जिलाध्यक्ष जी की इच्छा थी कि हम तुमको पार्षद का चुनाव जरूर लड़वाएंगे, चूँकि तुम इतना काम करती हो। तो पार्षद रह के भी भले नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी, लेकिन तुम पार्षद बनोगी तो तुम अच्छे से वहाँ के विकास कार्यों को करोगी। तो मुझे वहाँ टिकट मिल गई। जब टिकट मिली तो मैं उस समय महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष थी। तो एकनाथ हरणे जी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। तो वो मेरे घर आए एकनाथ हरणे जी, बोले भाभी जी आप एक काम करो, आप पार्षद का चुनाव मत लड़ो, ये टिकट आप वापस कर दो, किसी अन्य को लड़ने दो, क्योंकि आप महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष हैं और आप अगर पार्षद का चुनाव लड़ेंगी तो आप अपने वार्ड पे ही ध्यान देंगी। और चूँकि मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ तो महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष होने के नाते आप पूरे वार्डों में घूमेंगी तो अपनी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो मैंने कहा मेरी सारी तैयारी हो गई, लोगों से बातचीत कर ली, लोग क्या कहेंगे कि इनने एकदम विड्रा क्यों कर लिया। फिर बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरे पतिदेव बोले कि ठीक है। तो मैंने उस समय अपना जो टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी का, वो प्रकाश गौर जो मेरे पास के वार्ड के पार्षद बने, मैंने उनको बुलाया, वो इच्छा भी रख रहे थे और एकनाथ हरणे जी के सामने उनसे कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, क्योंकि मैं महिला मोर्चे की नगर अध्यक्ष हूँ, तो मुझे पूरे नगर में पार्षदों को बीजेपी को जिताना है, इसलिए वो आप लड़िए, मैं आपको ये टिकट दे रही हूँ। ऐसे करते करते काम धीरे धीरे मैं संगठन और जनप्रतिनिधि के रूप में साथ साथ चली। अगर मैं ग्राम पंचायत की पंच थी और मंडी की डायरेक्टर थी, तो कहीं ना कहीं मैं महिला मोर्चे की मंडल की अध्यक्ष भी थी। अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी, फिर मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट मिल गया 2010 में। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता द्वारा चुनाव था, वो चुनाव लड़ी मैं और मैं उस चुनाव को जीती। तो जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी तब महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष थी। ऐसे धीरे धीरे संगठन और सरकार का दोनों का मेरे पास जब दायित्व रहा, तो मैंने उस दायित्व को बहुत अच्छे से निभाकर संगठन को मजबूत कैसे किया जाता है और संगठन में रहते हुए सरकार में हम कितना अच्छा काम करें जिससे हमारे संगठन की प्रशंसा तो हो, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में अगर मैं महिला होते हुए अच्छा काम करूंगी तो आगे महिलाओं को मौका मिलेगा कि एक महिला ने इतनी अच्छी नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए नगर पालिका चलाई, तो आगे आने वाले समय में हम महिलाओं को और ज़्यादा आगे आने का ऐसा दें। ये इस प्रकार मैं अपने क्रम को जारी रखी और वो क्रम ऐसा रहा कि निरंतर उस क्रम को मैं आगे करती रही। अच्छा, आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस की लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी डील करना और एट द सेम टाइम पॉलिटिक्स में भी अपना 100% देना, आप दोनों को एक साथ मैनेज कैसे करती थी? दोनों का ये है कि आर्थिक परेशानी तो थी, लेकिन उस आर्थिक परेशानी को महसूस नहीं होने देना, क्योंकि हम ये चाहते कि हम गाड़ी ले लें और गाड़ी से अपना आना जाना करें, तो हमें नहीं चाहिए। हम पैदल भी कर सकते हैं, हम ऑटो से भी कर सकते हैं, हम किसी के साथ जाकर भी कर सकते। इस प्रकार हमने अपनी जो फालतू खर्च थे, क्योंकि उनको बचाकर उन सब चीज़ों को, बच्चों की पढ़ाई में, आज मेरे चारों बच्चे, 2 बेटियां मेरी सरकारी जॉब में हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बहुत अच्छे से मैंने उनको सबको पढ़ाया। नहीं तो लोग कहते हैं कि अगर माँ राजनीति में है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन बच्चों पे भी वो ही ध्यान रहा। मेरा खुद का जो सुख का समय था, मेरा खुद का जो मनोरंजन का समय था, वो मैंने संगठन को दिया और समाज को दिया।
मैं अपने लिए मैंने जो सारी चीज़ें थी शौक, वो कुछ भी नहीं किए। मैंने अपने परिवार के लिए और अपने खुद को आगे कैसे मैं बढ़ूं, क्योंकि मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं था, पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी कि मुझे राजनीति में क्या करना है, कोई ऐसा बताने वाला नहीं था कि, और कोई छल छिद्र भी नहीं आता था कि किस प्रकार राजनीति, जिस प्रकार राजनीति का आज परिदृश्य बदल रहा है, उस परिदृश्य की बिल्कुल भी वो नहीं थी कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, कि प्रचार प्रसार करें या सोशल मीडिया में करें, ऐसा कुछ नहीं था। वो मैं अपने मेरे अंदर जो जुनून था, मेरे अंदर जो उत्साह था और मेरे अंदर जो जज्बा था कि मैं अपनी दम पर, क्योंकि मेरे परिवार ने जब मुझे फ्री हैंड छोड़ दिया है, मुझे कोई बंदिश नहीं है, तो मुझे बहुत अनुशासन में, बहुत मर्यादा में रहकर अपने परिवार की मान मर्यादा भी रखनी है और मुझे आगे भी बढ़ना है। ये मैंने मन में पूरी तरीके से निश्चित कर लिया था, इसलिए बहुत से बड़ी दिक्कत भी मुझे नहीं लगी। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मूवमेंट आया जब आपको लगा कि मैं शायद पॉलिटिक्स के लिए बनी नहीं हूँ, पॉलिटिक्स मेरे लिए है ही नहीं? कभी ऐसा टाइम आया आप? नहीं आया। एक बार आया था ज़रूर। मैं बहुत नर्वस हो गई थी। मैं नर्वस इसलिए हो गई थी उस बार कि लोग तरह तरह की बात, क्योंकि क्या है कि कुछ भी बातें जब सामने आती, परिवार के सामने या किसी के सामने, कि अरे राजनीति करती हैं, और उस समय मेरी अवस्था भी बहुत युवा अवस्था ही थी, क्योंकि मैं बहुत पहले से महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बन गई थी और सब थी। तो रात रात में घर आना और कहाँ जाना, ऐसी कैसी राजनीति है ये, इस प्रकार की कुछ बातें ऐसी आती थी। लेकिन मेरा परिवार और मैंने क्योंकि पहली बार कह दिया था कि अगर मैं राजनीति में जाऊंगी तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। परिवार विश्वास पूरी तरीके से करता था और मैंने भी राजनीति की, लेकिन मैं किसी भी चकाचौंध से आकर्षित नहीं हुई। मैं किसी के प्रलोभन से कभी आकर्षित नहीं हुई। मेरे को ये नहीं लगा कि मैं एक सामान्य परिवार की महिला हूँ और अगर मैं इनसे जुड़ गई तो मुझे कुछ आर्थिक मदद मिलेगी या कुछ मुझे राजनीतिक सपोर्ट मिलेगा, ये मैंने कभी नहीं किया। मैंने समझौता किसी चीज़ से नहीं किया। अपने दम पर, अपने सीमित संसाधनों से मुझे कैसे आगे बढ़ना है, अपने आप को बचाकर, अपने परिवार का मान सम्मान रखते हुए मुझे राजनीति में अपने कदम को कैसे आगे बढ़ाना है, सिर्फ एक ही उद्देश्य था। मैंने वो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी थी कि कछुआ चाल से अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे गंतव्य पर पहुंचेंगे। तो वो मेरे दिमाग में थी कि कछुआ चाल से चलकर ही गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। अच्छा, एक लोकल लेवल पॉलिटिक्स में, एक स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में और एक सेंट्रल लेवल पॉलिटिक्स में आपने क्या डिफरेंस एक्सपीरियंस किया? बहुत डिफरेंस है गांव लेवल में। और क्या है, गांव में महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं और शहर में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पढ़ी लिखी होती है, शिक्षित होती हैं, समाचार पत्र पढ़ती हैं, न्यूज़ देखती हैं और वहाँ का माहौल भी देखती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो बस उनको यही मालूम, अच्छा चुनाव आ गए क्या, अच्छा कौन खड़ा हुआ, कैसा क्या, मतलब उनको उस चीज़ का खूब ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि हमें किसको समर्थन करना है या किस चीज़ को हम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अंतर है और मैंने ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी अपना काम किया था। धीरे धीरे परिदृश्य बदल रहा है और धीरे धीरे महिलाओं में जो जागृति आई है, क्योंकि जब मैं राजनीति में महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष थी तो मुझे कार्यकारिणी बनानी थी। तो चूँकि मैं शहर में भी मुझे पहले दिक्कत आई, मैं महिलाओं से जाकर कहूँ कि मैं आपको जिले नगर का महामंत्री बनाना चाह रही, तो उन्होंने कहा कि हमें मिलेगा क्या, पहले तो ये बताओ। मैंने कहा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी है, जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। हाँ, ये जवाबदारी देती हूँ मैं कि अगर आपको कोई दायित्व मिल रहा, कोई पद मिल रहा, तो नीचे ऊपर आपका प्रमोशन होता जाएगा और हो सकता है कभी बाई चांस ऐसा मौका आए कि भारतीय जनता पार्टी देश में, प्रदेश में और ज़िले में आए तो आप सर्वोच्च पद पर विराजमान होंगी। क्योंकि उस समय कोई विश्वास नहीं करता था, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शून्य पर थी, कोई नहीं विश्वास करता था कि ये दल खूब आगे बढ़ेगा या शून्य से लेकर शिखर पर पहुंचेगा। लेकिन विश्वास दिलाकर धीरे धीरे मैं उनकी ये भी मदद करती थी कि आपको रोज़ नहीं जाना, रोज़ धरना प्रदर्शन नहीं करना, आप मीटिंग में भर आना, उस मीटिंग में आपकी उपस्थित रहे। ऐसे कर कर के महिलाओं को, बहुत सी महिलाएं आज हैं जो जनप्रतिनिधि हैं,
संगठन में बहुत अच्छे दायित्व पे, उनको मैंने घर से निकाला और बहुत मना के घर से निकाला। उनके परिवार वालों को विश्वास दिलाया कि आपके परिवार के ऊपर किसी प्रकार की आँच नहीं आने दूंगी, मेरे साथ आप इनको भेजिए, मेरे साथ इनको आप मेरी कार्यकारिणी में रहने दीजिए, इनका आने वाला भविष्य हो सकता अच्छा हो। तो बहुत सी आज महिलाएं होशंगाबाद ज़िले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, होशंगाबाद नगर में भी ऐसी अनेकों महिलाएं जिनके मैं नाम गिना सकती हूँ, जो घर की चार दीवारी में रहती थी, जिन्हें मैंने मना के राजनीति में लाई और आज वो जनप्रतिनिधि भी हैं और राजनीति के अच्छे पोस्ट पर भी हैं। अच्छा, राज्यसभा का पहला दिन आपका कैसा था? मतलब क्या क्या आपने एक्सपीरियंस करा पहले दिन में? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं राज्यसभा के उस उच्च सदन में पहुंचूंगी। मेरे लिए पहला दिन स्वप्न जैसा था। जैसे रात को नींद में खूब बहुत अच्छा स्वप्न आता है और जब नींद टूटती है तो अपन कहते हैं अरे ये तो स्वप्न था, वैसा स्वप्न था। और जब मैं राज्यसभा के पहले दिन उस सदन में, क्योंकि मैंने राज्यसभा में जब मैं संसद में पहुंची उसी दिन मेरा शपथ ग्रहण भी था, चूँकि मैं निर्वाचित हो गई थी 2 महीने पहले, लेकिन मैंने शपथ ली सदन के प्रारंभ होने के प्रथम दिन। तो उस जब प्रथम दिन में पहुंची तो मुझे वो दिन याद आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में संसद में पहली बार पहुंचे थे तो उन्होंने संसद की सीढ़ी पर साष्टांग दंडवत किया था और सीढ़ी पर दंडवत करते हुए ये बोला था कि ये मोदी सरकार महिलाओं की सरकार होगी, ये मोदी सरकार गरीबों की सरकार होगी, ये मोदी सरकार युवाओं की सरकार होगी और ये मोदी सरकार किसानों की सरकार होगी। तो मुझे जब मैंने वो दृश्य देखा था तो मैंने भी जब संसद में पहली बार प्रवेश किया तो मैंने भी प्रणाम किया संसद की सीढ़ी को, और संसद की सीढ़ी को प्रणाम करके मैंने एक ही शब्द बोले, हे नर्मदा मैया, मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य देना कि इस राज्यसभा के उच्च सदन में जब बैठूं तो मेरी आवाज़ पूरे प्रदेश के साथ साथ नर्मदांचल की आवाज़ बनकर उभरे। और ऐसा मैं आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ। और जब मैंने पहला कदम रखा और जब सदन में मैं पहुँची और सदन में पहुँचने के बाद जब शपथ ग्रहण समारोह का प्रारंभ हुआ और मैंने जब शपथ लेने के लिए वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने मुझे एक स्लिप दी थी कि आप इसमें जितने शब्द लिखे हैं वो ही आपको बोलना है शपथ में। तो मैंने वो पढ़ने के बाद मैं शपथ लेने जब पहुंची तो कागज़ मेरे हाथ में रखा था, लेकिन अनायास मेरे मुंह से एकदम जब वो मैंने शपथ के सारे लाइनें पढ़ी और उसके बाद पूरा पढ़ने के बाद मेरे मुंह से अचानक निकला, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये अपने आप भी वो जो सीढ़ी पे मैंने माँ नर्मदा मैया का ध्यान लगाया था वो अपने आप निकला। तो मेरी वो सत्र का पहला दिन जिस दिन मैंने शपथ भी ली थी वो मेरे लिए ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और एक स्वप्न जैसा था जिसकी कोई कभी कल्पना नहीं करता। जैसे आप किसी चीज़ की कल्पना नहीं करेंगे और कल्पना से परे अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो वो सरप्राइज़ जैसी होती है। मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत अभिनंदन करती हूँ और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता को, क्योंकि उस उच्च सदन में जब मैं देखती हूँ सांसदों को तो बहुत सर्वगुण से संपूर्ण सांसद उस सदन में बैठते हैं और जब उनका हम परिचय प्राप्त करते हैं तो हमको लगता है कि ये वाकई में राज्यसभा का उच्च सदन है और यहाँ पर ऐसे ही लोग इस सदन में आते हैं। तो मैं अपनी पार्टी का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और हमारे शुभचिंतकों समर्थकों की जिनकी कहीं ना कहीं शुभकामनाएं दुआएं हमारे साथ हैं, वो मेरे लिए मैं कभी नहीं भूल सकती उस दिन को। तो मैं आज भी उसकी अनुभूति करती हूँ तो मैं बहुत मन को आनंदित और खुश महसूस करती हूँ। आपके लिए सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? अच्छी किस्मत, हार्ड वर्क या अच्छा टाइम? और किस्मत कितना बड़ा रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में? मैं तो सबसे बड़ा, क्योंकि मैंने जो किया है सबसे बड़ा राजनीति में आगे बढ़ने को हार्ड वर्क,
जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, मेहनत करो फल की इच्छा देने वाला है। सबसे पहला तो मैं मानती हूँ हार्ड वर्क। दूसरा, उसमें सही बात है, कभी कभी किस्मत भी काम देती, लेकिन अगर हम कर्म नहीं करेंगे और भाग्य के भरोसे ही रहेंगे तो ऐसा काम नहीं चलता है। पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए कर्म बहुत ज़रूरी है, परिश्रम और हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा, एज अ फीमेल पॉलिटिशियन कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है एक मेल पॉलिटिशियन की अपेक्षा पॉलिटिक्स में? बहुत अंतर है, मेल और फीमेल में काफ़ी अंतर है, क्योंकि पुरुषों को राजनीति करने में कोई चुनौती भी सामने नहीं है पुरुषों के, ना पुरुषों के को राजनीति में देर सवेर आने में या कुछ गलत करने में कहीं कोई टीका टिप्पणी सुनने को मिलती है। लेकिन महिलाओं को विशेषकर टीका टिप्पणी सुनने को मिलती है, और महिलाएं जिस प्रकार से राजनीति को फेस करती हैं, वो समझदार महिलाएं जो होती हैं वो तो चुप रहकर सहन करके या किसी चीज़ों को जानबूझकर भी इग्नोर करके अगर काम करती हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ती हैं। क्योंकि परिवार में भी होता है ऐसा कि भाई अब वो तो राजनीति करने लगी, अब वो परिवार घर के कामों में मदद क्यों करेंगी या क्यों देखेंगी। तो हमें सब चीज़ों को क्योंकि अगर हमको कोई ध्येय लेकर काम करना है तो हमको ये कभी नहीं समझना चाहिए कि मैं पॉलिटिक्स में बहुत आगे हैं तो पूरा परिवार मेरा गुणगान करे या पूरे परिवार के लिए मैं कोई हिटलर साई। मतलब हमको परिवार को भी उसी भाव से लेके चलना है जिससे परिवार हमारा सपोर्ट करे। तो महिलाओं को मैं सबको ये संदेश, मैं चूँकि महिला हूँ तो मैंने तो बहुत कड़ी चुनौतियों का सामना किया। मैंने अच्छा भी सुना, मैंने बुरा भी सुना। मैं इतने बड़े दायित्व पर रही तो भी मैं सामने कार्यकर्ताओं के जैसे कुर्सी पर बैठकर भी मैंने कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं आज महिला मोर्चा प्रदेश की अध्यक्ष हूँ या मैं राज्यसभा की सांसद हूँ तो मैं कार्यकर्ता के बीच इस कुर्सी पर क्यों बैठी हूँ। तो ये हम मन में अगर नहीं लाएंगे तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आजकल क्या है, छोटा सा भी दायित्व व्यक्ति को मिलता है तो वो ये सोचता है कि भाई मुझे मंच, कुर्सी, मेरा नाम, मेरा गुणगान, मेरा फ़ोटो, ये सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें मैंने ध्यान में नहीं रखी। और महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितने समन्वय से, जितने अनुशासन से, जितने मर्यादित होकर और जितने हम अपने परिवार का विश्वास जीतकर राजनीति करेंगे तो महिलाएं पुरुष के बराबर राजनीति बहुत अच्छे से कर सकती है। और अब तो बहुत अंतर आया है, अब हर क्षेत्र में महिलाएं, राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, जल सेना, थल सेना, नवसेना, खेलों में बेटियां नाम कमा रही हैं। तो अब ज़्यादा वो नहीं रहा। लेकिन उस समय की, जिस समय की मैं राजनीति करती थी, उस समय की राजनीति में महिला और पुरुषों की राजनीति करने के तरीके में काफ़ी अंतर था। लेकिन उसको बैलेंस बनाना हम लोगों की जवाबदारी। अच्छा, आपने जैसे कहा बहुत कुछ सुनने को भी मिलता था और बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पीछे खींचने के लिए होते हैं, तो उन सब से आप कैसे डील करते थे? हम तो ऐसे डील करते थे, हमको ये लगता था कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। भाई हम एक बार किसी के सुने सुनाए को दोहरा देंगे, लेकिन जब उसकी पुष्टि होगी, उसकी सब चीज़ होगी, क्योंकि जो अच्छा इंसान है वो उसका कहीं ना कहीं उसका काम अपने को देखेगा। इसलिए बहुत सी टीका टिप्पणी, बहुत सी बातें परिवार के पास भी आती थी, मेरे पास भी आती थी। लोग भी कहते थे कि ऐसा है, कई लोग तो इतना तक भी कहते थे कि राजनीति में ऐसा थोड़ी। लेकिन मेरे बारे में तो मैं सत्य कह रही हूँ कि वो जनता हो, मेरे रिश्तेदार हों, मेरे नेतागण हो, मेरे पार्टी हो, सब एक ही बात कहते थे कि आप अगर राजनीति में किसी मुकाम पर पहुंची हैं तो आप आपकी मेहनत से पहुंची हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने भी, मैं तो ये भी कहती, मेरे पत्रकार भाइयों ने भी कभी ये शब्द नहीं कहे कि आप इनके कारण राजनीति को उच्च पद पर पहुंची है। सब ने यही कहा कि आप अपनी मेहनत से राजनीति के उच्च पद पर पहुंची हैं। तो निश्चित रूप से हमें टीका टिप्पणी, बुराई भलाई सब चीज़ों को फेस करते हुए, क्योंकि उसका जवाब समय देता है। समय का धैर्य रखो, तुरंत कोई प्रतिक्रिया किसी
के प्रति नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर किसी ने गलत कह दिया ठीक है, समय का इंतज़ार करो, वो जो आपके बारे में गलत सोच रहा है उसकी धारणा भी आपके प्रति सही हो जाएगी, क्योंकि समय सब चीज़ों को अपने आप ठीक कर देता है। अच्छा, आप मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ पर, कैसा वर्क फ्लो रहता है? क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि कैसे काम होता है वहाँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनना यानी आधी आबादी, 50% आबादी का नेतृत्व करना। हम 10-20 महिलाएं जब इकट्ठी होती हैं तो लोग कहते हैं कि भैया महिलाएं जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। और पूरे प्रदेश की महिलाओं को, हमारे संगठन के 62 जिले हैं, 62 जिलाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी 25 प्रदेश पदाधिकारी, हमारे 150 महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य, हमारी 28 स्थायी आमंत्रित सदस्य, हमारी 55 विशेष आमंत्रित सदस्य और हमारे 1100 से अधिक मंडल हैं, और भी मंडल बढ़ गए हैं, उनकी मंडल अध्यक्ष, फिर मंडल की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी, फिर बूथ की कार्यकारिणी। ऐसा पूरा मध्य प्रदेश का जो महिला मोर्चा है वो पूरे मंडल स्तर और बूथ स्तर तक उसका हमारा मंडल स्तर तक हमारा गठन है। तो ऐसी सारी बहनों को संभालना, सामंजस्य बनाना, समन्वय बनाना और समन्वय बनाकर हम किस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा में हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी के अगर महिला मोर्चा में हैं तो हमें महिलाओं के बीच काम करना है। जैसे हमारे इसमें 7 मोर्चे हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, SC ST मोर्चा और पिछड़ा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, लेकिन सभी मोर्चे अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। हमें महिलाओं के क्षेत्र में काम करना है, तो महिलाएं किस प्रकार, जैसे आरक्षण है, भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने 50% का आरक्षण स्थानीय निकायों में दिया है। अब जब स्थानीय निकाय के चुनाव आते हैं तो हमें वो योग्य महिला, हमें वो नेतृत्वकर्ता महिला तैयार करना, वो हम महिला मोर्चा के माध्यम से तैयार करते हैं। हम बहनों को बताते हैं कि बहनों, आप महिला मोर्चा के संगठन में काम करिए, संगठन की रीति नीति, सरकार की योजना, मध्य प्रदेश सरकार की योजना प्लस केंद्र सरकार की योजना, जो महिला हितैषी योजना है उनका लाभ महिलाओं को दिलाइए। जिनको लाभ नहीं मिल रहा उनका किस प्रकार हम उनको लाभ दिला सकें। जब हम उन महिलाओं को लाभान्वित करने का काम करेंगे तो ऑटोमेटिक महिला समाज महिला मोर्चा से जुड़ेगा, क्योंकि वो विश्वास करेगा कि महिला मोर्चा की बहनें सिर्फ मीटिंग और कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। मैं आपको सत्य बता रही हूँ, ये मेरा 5वां साल है, 4 साल मेरे कंप्लीट हो गए और जनवरी में मेरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बने हुए। मैंने संगठन के काम को, महिला मोर्चा को हर मंडल तक, हर शक्ति केंद्र तक उतारने का काम किया है और पूरी ताकत के साथ महिला मोर्चा की मीटिंग और कार्यक्रमों के अलावा महिला हितैषी योजनाओं को हम गरीब महिलाओं को कैसे लाभान्वित करें, स्व सहायता समूह की बहनों को हम कैसे बताएं कि आप समूह बनाइए, सरकार से आप अनुदान प्राप्त करिए, आप छोटे छोटे उद्योग धंधे डालिए, महिलाओं को सब्सिडी मिल रही है, आप राजनीति में आइए, आपको पंच से लेकर पंच, सरपंच, पार्षद, जिला, जनपद, नगर पालिका, महापौर सब आपको बनना है, लेकिन आप अपने आप को ऐसा साबित करिए। इस टाइप से हमने महिला मोर्चा में काम करते हैं और बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पूरे प्रदेश के महिला मोर्चा को संभालना, आज तक मुझे कहीं से एक भी बहन के किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े, शिकायत, अनुशासनहीनता, इतना ही नहीं उनके आचरण की भी एक भी कोई कंप्लेंट हमारे संगठन के पास आज तक मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से नहीं गई है। हमने एक ही मूल मंत्र महिलाओं को दिया है कि अगर हमको राजनीति में आए हैं, राजनीति में कोई दायित्व लिया है, कोई पद लिया है, तो हमें अपनी इज्जत और अपने परिवार की इज्जत को बचाकर ही राजनीति करना है। वो ही हमारे लिए सबसे अच्छा मार्ग प्रशस्त होगा। ये संदेश मैं सबको देती हूँ। मैं खुद प्रवास करती हूँ
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसलिए मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता प्रवास करते हैं, संपर्क करते हैं और संवाद करते हैं। इन तीनों चीज़ों से मैं महिला मोर्चा को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है और आगे भी हमारा मोर्चा निरंतर आगे बढ़ेगा। जिस मुकाम पे आज आप हैं, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए लीडरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे हमने पहले बात की, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड, ना कोई फैमिली पॉलिटिकल कनेक्शन, तो आपने लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप करी? इसलिए की ना, क्योंकि एक तो अपने अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प होना चाहिए। और अब हमारी जो मोदी सरकार ने 33% का आरक्षण लागू कर दिया, अभी हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो गया, मतलब पास हो गया है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में हो गया और बिल बन गया है, अधिनियम पास हो चुका है। अब जो चुनाव आएंगे उसमें 33% आरक्षण के साथ हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन के साथ चुनाव हो, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब 33% बहनों को टिकट मिलेगा एमपी और एमएलए का, तब ये नेतृत्व हमारा दिखेगा महिला मोर्चा का, कि महिला मोर्चा में काम करते करते बहन इतनी अनुभवी हो गई है, इतनी परिपक्व हो गई है, इतनी ज्ञानवान हो गई है कि आप उसको किसी भी फील्ड में उतारेंगे तो वो जीत कर भी आएगी और जीतने के बाद विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में अच्छा नेतृत्व भी आपको प्रस्तुत करेगी। ये लीडरशिप हमने तैयार कर दी है। आने वाले चुनाव में आपको दिखेगी कि महिला मोर्चा की अधिक से अधिक बहनों को एमपी और एमएलए का टिकट मिलेगा। आप आज जिस पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन को अचीव करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिशियन एफर्ट करते हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियंस का सपना होता है इस पोजीशन को अचीव करने के लिए, बट बहुत ही कम पॉलिटिशियंस कर पाते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ, ऐसी कौन सी कमी है जो आपको फील होती है जिन कारण वो उस पद को अचीव नहीं कर पाते हैं? सबके मन में ये भाव आ जाता है कि अब ये पद तो हमको मिल गया, जैसे मैं राज्यसभा में हूँ, तो मैं ये सोचती मैं तो सांसद बन गई, अब मुझे सांसद से कौन हटा सकता है। लेकिन सांसद जिनके कारण हम बने हैं, उनको ये लगना चाहिए कि हमने सही व्यक्ति का निर्वाचन किया है। हमने अगर सांसद के रूप में राज्यसभा लोकसभा में किसी भी हमारे पर्सन को भेजा है, तो वो निश्चित रूप से हमारे अनुरूप, हमारी जनता के अनुरूप, हमारे संगठन के अनुरूप अपने आप को प्रतिपादित करने में सक्षम है। ये होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एक सांसद और राज्यसभा सांसद की वर्किंग में क्या डिफरेंस रहता है? लोकसभा और राज्यसभा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इतना डिफरेंस ज़रूरी है कि लोकसभा के सांसद को जनता चुनती है और राज्यसभा के सांसद को विधायक चुनते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 1 साल अधिक होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, बाकी सेम है। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा चलती हैं और लोकसभा में जो बिल आते हैं वो राज्यसभा में आते हैं और राज्यसभा से पास होकर ही बिल महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं। अच्छा, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, जो हमारी यूथ इस पॉडकास्ट को देख रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या कोई सा भी जो करियर उन्हें चूज़ करा हो, वो कैसे उस करियर में अपना बेस्ट दे पाए और अपना जो भी गोल है उसे अचीव कर पाए? आने वाला जो भारत है वो यूथ में ही पल रहा है और यूथ को ही अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग यूथ को ही प्रेरित कर रहे हैं। यूथ मेल भी हो सकता है, यूथ फीमेल भी हो सकता है। हम गर्ल्स को भी बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, बॉयज़ को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में ज़रूरी नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश आपसे शेयर करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 1 लाख युवाओं को जो गैर राजनीतिक हों उनको हम पंच से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम करेंगे। इससे बड़ी यूथ के लिए और क्या उपलब्धि हो सकती है। इसलिए मैं सभी यूथ बेटियों से, बेटों से बहुत विनम्र अपील करती हूं कि आने वाला भविष्य, क्योंकि देश का नेतृत्व यूथ की तरफ बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहा है। यूथ हमारा एनर्जेटिक है, यूथ हमारा समझदार है, यूथ हमारा पढ़ा लिखा है और राजनीति की हर हलचल को यूथ बहुत अच्छे से फेस कर रहा है, देख रहा है। यूथ आगे बढ़े, यूथ को यही संदेश देना चाहती हूँ मैं।
धन्यवाद मैम पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और बहुत सारी बातें बताई ना कि पॉलिटिक्स में, और जो भी हमारा टारगेट है, गोल है, उसको अचीव करने अगर हम वो बात फॉलो करें, हम इजीली अपना टारगेट जो भी गोल है अचीव कर पाएंगे। तो आई होप ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।